Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन को स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें अमीन की, तो अमीन की अगर हम लोग रिएक्शन कराएं वाटर के साथ, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? आप सभी को पता है कि वाटर जो है वो कैसे डिसोसिएट होता है, H प्लस में और OH माइनस में। वाटर ऐसे डिसोसिएट होगा। जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हैं वो क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा है जो कि फ्री है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। तो जैसे इसको दिखाई देता है कि रिएक्शन में कोई ऐसी स्पीशीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या कर देता है उस पर अटैक कि भाई मेरे पास फालतू के पड़े हैं, मुझे तो नीड नहीं है, तुझे दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा? ये क्या बनाता है? ये बनाता है RNH3 प्लस। इसने डोनेट किया, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो 2 से हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे। और क्योंकि लोन पेयर डोनेट किया है, तो डोनेट करने के बाद नाइट्रोजन पे कैसा साइन आएगा? प्लस। साथ ही साथ क्या बनेगा आपके पास? OH माइनस, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं बेस की, तो हम उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे पढ़ते हैं? Kb की टर्म्स में। अगर हम बात करते हैं किसी एसिड की, तो हम लोग उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे पढ़ते हैं? Ka की टर्म्स में, ठीक है। और यहीं से हम लोग क्या निकालते हैं? इनका pKb या फिर pKa। अगर एसिड के लिए बात कर रहे हैं तो A आएगा, बेस के लिए बात कर रहे हैं तो B आएगा। जब हम बात करते हैं अमीन की, तो अमीन क्या होता है? लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो यानी कि इसके टर्म्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? Kb और pKb, मतलब इसके लिए हम लोग Kb और pKb पढ़ेंगे। अब देखिए, जब हम निकालते हैं K, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये किसका सिंबल होता है? कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। तो अब मुझे इस रिएक्शन का निकालना है। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है आपका? RNH3 प्लस, है ना। तो इसकी कंसंट्रेशन इनटू में OH माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है। आप चाहो तो माइनस को यहां पे भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है? RNH2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अमीन की कंसंट्रेशन इनटू में क्या होता है? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। अब जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। अगर हम बेस की कॉन्सेंट्रेशन या एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से कंपेयर कर रहे हैं, तो वाटर की कंसेंट्रेशन में ज़्यादा फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसको यहाँ पे ले जाते हैं। अब डिनोमिनेटर में है, वहाँ पे जाके कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। यहाँ पे डिवाइड में है ना, तो दूसरी तरफ लेके जाओगे तो किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो क्या बन जाएगा ये? K इंटू में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू RNH3 प्लस की कंसंट्रेशन इनटू में OH माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन में RNH2 की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये भी एक कांस्टेंट है, वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। तो दोनों कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा। अब क्योंकि हम बेस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? Kb। एसिड की बात करते तो यहाँ पे क्या आता? Ka, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? Kb इज इक्वल टू RNH3 प्लस की कंसंट्रेशन इनटू में OH माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन में अमीन की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब एक बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनो, जो जितना अच्छा बेस होता है वो उतना ही ज़्यादा OH माइनस देता है। सिंपल सी बात है। अगर हमें किसी एसिड में कंपैरिजन करना है, तो हम देखते हैं कि किसने ज़्यादा H प्लस दिया, तो हम कहते हैं कि वो हमारा क्या है? बहुत ही अच्छा एसिड है। सिमिलरली जो ज़्यादा OH माइनस सोल्यूशन में देता है, हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन वो कोई
कोई भी सब्सटेंस सॉल्यूशन में दे रहा है तो वो उतना ही अच्छा बेस कहलाता है। अब यहाँ पे अमीन जितना अच्छा बेस होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, H+ पर अटैक करके कैटायन बनाएगा और साथ ही साथ उतना ही ज़्यादा क्या बनाएगा, OH-। तो जितना अच्छा ये बेस होगा उतना ही ज़्यादा OH- बनेगा और जितना ज़्यादा आपका OH- बनेगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या आएगा, Kb की वैल्यू। Kb और जो OH- है दोनों न्यूमरेटर पार्ट में, दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर ये बहुत अच्छा बेस है तो ये बहुत ज़्यादा OH- जनरेट करेगा और जितना ज़्यादा ये OH- जनरेट करेगा उतना ही ज़्यादा Kb की वैल्यू आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बेस की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे Kb की वैल्यू बढ़ती है उतनी ही ज़्यादा हमारा क्या बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। क्या बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। आप शॉर्ट में बेसिसिटी ऑफ अमीन भी लिख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा Kb की वैल्यू आएगी उतना ही ज़्यादा अमीन का बेसिक कैरेक्टर होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब हम pKb की बात करते हैं तो pKb कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -log Kb। ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम Ka एसिड के लिए या बेस के लिए Kb निकालते हैं तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है याद रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटी टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों के लिए याद रखना, मेमोराइज करना थोड़ा सा ईजी रहे। तो हम लोग क्या निकालते हैं, उसका pKb। तो pKb निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -log Kb। अब जो भी Kb की वैल्यू आ रही है आप उसका -log ले रहे हो, मतलब जितना ज़्यादा Kb आएगा pKb उतना ही क्या आएगा, छोटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि Kb जो है वो ज़्यादा होता है और pKb जो है वो कम होता है। ये दोनों चीज़ें, जैसे Kb ज़्यादा होना चाहिए या pKb कम होना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं कि अमीन का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। ध्यान रखना है कि जो जितना ज़्यादा Kb आएगा आपका, pKb क्या है उसका, -log Kb, तो pKb उतना ही कम आएगा। तो जितना कम pKb की वैल्यू उतना ही ज़्यादा उसकी बेसिसिटी, या फिर आप क्या कह सकते हैं, जितना ज़्यादा Kb की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा अमीन का बेसिक कैरेक्टर या फिर बेसिसिटी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ, बेसिसिटी में ही बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपैरिजन करो एलिफेटिक अमीन में, कि आपको मैंने एक तो दे दिया एलिफेटिक अमीन और मैंने आपको एक दे दिया अमोनिया, तो आपको क्या लगता है कि कौन अच्छा बेस होगा। चलो इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं। एलिफेटिक अमीन में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्राइमरी अमीन और यहाँ पे मैंने लिखा अमोनिया NH3। यहाँ पे मान लो अगर H+ है तो आपको क्या लगता है कि इस पे ये जल्दी अटैक करेगा कि ये जल्दी अटैक करेगा, बताइए, सोचिए। यहाँ पे जल्दी कौन अटैक करेगा, यहाँ पे जल्दी अटैक करेगा अमीन। अमोनिया भी अच्छा बेस होता है, अमोनिया भी अटैक करता है, पर यहाँ पे कंपैरिजन दो चीज़ में चल रहा है कि कौन अच्छा बेस है। तो यहाँ पे अच्छा बेस होता है हमारा अमीन, और उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे क्या है, अल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या शो करता है, एल्काइल ग्रुप शो करता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, प्लस आई माइनस आई। प्लस आई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जाती है जबकि माइनस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कोई इससे मांगे या ना मांगे, इसका नेचर है देने का, कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराऊंगा। तो नाइट्रोजन नहीं मांग रहा है फिर भी ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि भाई तू ले। नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी क्या है, एक लोन पेयर, और फिर उसे अल्काइल ग्रुप से भी क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा है नाइट्रोजन की तरफ।
तो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो जल्दी अटैक कर देगा। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। आपको लगता है किसी एंगल से कि हाइड्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे लास्ट में पड़ा होता है ये। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, खुद के पास रखेगा कि किसी और को देगा? ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये करेगा, नाइट्रोजन भी अटैक करता है, पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पहले कौन अटैक करेगा? तो पहले वो अटैक करेगा जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का भंडार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है ये नाइट्रोजन के बिना मांगे क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इस नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली, तो ये जल्दी अटैक करेगा। इसीलिए एलिफेटिक अमीन जो है वो अच्छे बेस होते हैं अमोनिया के कंपैरेटिवली। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए कि एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ एलिफेटिक अमीन, सॉरी एलिफेटिक तो पढ़ लिया, एरोमेटिक अमीन में और अमोनिया में कौन अच्छा बेस है, तो आपको क्या लगता है कि कौन होगा? एरोमेटिक अमीन में और अमोनिया में अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि कौन अच्छा बेस होगा? एरोमेटिक अमीन बना देते हैं और अमोनिया भी बना देते हैं। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब रिएक्शन मीडियम में आया H+, क्या लगता है कौन जल्दी H+ पे अटैक करेगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, अमोनिया वाला नाइट्रोजन। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाला जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये किस में इन्वॉल्व रहेंगे, रेजोनेंस में। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये लोन पेयर बाहर अटैक नहीं करते, करते हैं, पर यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है कि कौन जल्दी या कौन पहले अटैक कर देगा। यहाँ पे इसके बाहर डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो 50% आप बोल सकते हो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि इसको रेजोनेंस भी शो करना है। ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स पहले पूरा रिंग पे घूम के आएंगे, फिर इसके पास आएंगे, फिर ये शायद अटैक कर दे। ठीक है, तो इसकी जो अटैक करने की टेंडेंसी है या जो अटैक करने की जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। नाइट्रोजन यहाँ पे जो है अमोनिया वाला, इसको किसी को नहीं देना। यहाँ पे ना कोई इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ना यहाँ पे कोई रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। इसके लोन पे पड़े हुए हैं कि भैया कोई आए और हम अटैक करें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फ्री है, ये अटैक कर देगा, ये 100% फ्री है। ये यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन 100% फ्री नहीं है। इनको एक और काम भी निपटाना है, एक और काम में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी है, और वो क्या है, रेजोनेंस। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। एरोमेटिक अमीन की और अमोनिया की रिएक्टिविटी क्या होगी, कंपैरेटिवली एरोमेटिक अमीन से ज़्यादा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर बेसिस देन अमोनिया because the lone pair of nitrogens are involved in resonance और delocalization on benzene ring। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमीन्स। मतलब अब हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़ेंगे कि अगर हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, टर्शरी अमीन की बात कर रहे हैं, तो कौन अच्छा बेस होता है। ठीक है, तो इसको हम 2 टाइप में पढ़ेंगे। एक पहला हम लोग पढ़ेंगे एलिफेटिक अमीन्स वर्सेस अमोनिया। तो एलिफेटिक अमीन्स को हम लोग एल्केनामाइंस भी कहते हैं। और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे एराइल्स अमीन यानी कि एरोमेटिक अमीन वर्सेस अमोनिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एल्केना अमीन वर्सेस अमोनिया। तो ये देखिए, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हम अमीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अमीन और अमोनिया में कौन अच्छा बेस होता है, तो मैंने आपको बताया भी था कि एलिफेटिक अमीन, अभी एल्केनामाइन का मतलब क्या होता है, एलिफेटिक। एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, एनिलीन की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जहाँ पे लगेगा, एल्काइल ग्रुप जहाँ पे रहेगा उसकी बात कर रही हूँ।
तो जो हमारे एल्काइल अमीन्स होते हैं, ठीक है, या फिर एल्कनामाइंस हमारे जो होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं अमोनिया से, क्योंकि उनमें इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो जो भी बगल वाले एल्काइल ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन दे के नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं और वो जल्दी H+ पर अटैक कर देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई डोनेट तो हर कोई कर सकता है, अमोनिया का नाइट्रोजन भी और अमीन का नाइट्रोजन भी, तो कौन अच्छा बेस? ऑब्वियस सी बात है कि इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो प्रोवाइड कर रहा है। बट यहाँ पे ना हम एक चीज़ और देखते हैं, और वो क्या देखते हैं कि देने के बाद नाइट्रोजन ने जब इलेक्ट्रॉन देगा तो अपने ऊपर कैसा चार्ज लेगा? प्लस। तो देने के बाद किस फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है? जैसे कि दो लोग हैं, हम दो लोगों को कह रहे हैं कि भैया पैसा डोनेट करो, तो जो अमीर इंसान है वो भी डोनेशन करेगा, और जो गरीब इंसान है हमने उसको भी कहा है कि भाई तेरे को भी मैंडेटरी है, तू भी पैसा डोनेट कर। पर जो अमीर इंसान है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने पैसा डोनेट कर दिया, फिर भी उसके पास कमी नहीं आ रही है, उसके पास और ना कहीं से इनकम सोर्स है जहाँ से उसको पैसा मिलता रहेगा। बट गरीब इंसान क्या करे? वो सोचेगा कि मैं अपने पास रखूं कि इसको दूं, अगर मैं किसी और को दे देता हूं तो मेरे पास फिर कहाँ से आएगी, वो गरीबी कैसे दूर होगी? तो सेम चीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है। तो कौन अच्छा बेस है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि देने के बाद कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। देगा तो ज़रूर, पर देने के बाद की भी तो स्टेज आएगी ना, तो वो भी उस फॉर्म में भी वो स्टेबल होना चाहिए। तो अब देखो, जैसे कि अगर मैं अल्कना अमीन की बात करूँ, मान लीजिए हमारे पास क्या है, प्राइमरी अमीन, इसे H+ मिला और इसने क्या कर दिया, इस पर अटैक, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा RNH3, ठीक है, प्लस साइन। इसे क्या मिल रहा है, इसे R ग्रुप से इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके प्लस चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगी, मतलब इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें अमोनिया की, तो नाइट्रोजन ने यहाँ पे भी H+ पर अटैक किया, यहाँ पे भी करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, करेगा, पर बेचारा करने के बाद इसने क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं उखाड़ा, अपने ऊपर क्या प्लस चार्ज और ले लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, प्लस चार्ज ले रहा है, फिर इसको देने वाले भी क्या है, चारों के चारों हाइड्रोजन, जिनके पास एक एक ही है, वो भी दुविधा में है कि खुद के पास रखें कि नाइट्रोजन को दें, समझ रहे हो। तो यहाँ पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे प्लस चार्ज स्टेबल हो रहा है, समझ में आया, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो एलिफेटिक अमीन होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है अमोनिया से। ध्यान रखना, अमोनिया भी बेसिक होता है, पर यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अमोनिया के कंपैरिजन में हमारा जो अमीन है, एलिफेटिक अमीन, वो ज़्यादा अच्छा बेसिक कैरेक्टर शो करता है, पहली बात। अब ये तो मैं इतनी देर से प्राइमरी अमीन लेके चल रही हूँ, सेकेंडरी अमीन भी तो होते हैं, टर्शरी अमीन भी तो होते हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, सेकेंडरी अमीन हम किसको कहते हैं, जब नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा हो, तो इधर एक R और इधर एक R, और इस पे क्या है, लोन पेयर। अब इसको भी हमने एसिड के साथ ट्रीट कराया, यहाँ पे भी ये अटैक करेगा, क्या बनाएगा, अपना रिस्पेक्टिव कैटायन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे प्लस साइन आएगा, इधर एक और H लगा देते, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इस नाइट्रोजन को प्लस चार्ज को कम करने के लिए दो एल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हैं, समझ रहे हो तुम। यहाँ पे भी प्लस चार्ज आया, यहाँ पे भी प्लस चार्ज आया, पर इसके मुकाबले यहाँ पे दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके उसके प्लस चार्ज को कम करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज ज़्यादा रिड्यूस होगा, तो ये इसके मुकाबले सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी के मुकाबले। ये बात समझ में आती है। अब बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन क्या करता है, 3 एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है, डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ बनाएगा। इसे भी हमने हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराया, लोन पेयर यहाँ पे भी अटैक करेंगे, रिस्पेक्टिव कैटायन यहाँ पे भी बनेगा। अब देखो, अब कंपैरिजन करो, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे प्लस साइन आया, पर यहाँ पे प्लस चार्ज को कम करने के लिए 3 ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो कि प्राइमरी भी डोनेट कर सकता है,
सेकेंडरी भी डोनेट कर सकता है, टर्शरी भी डोनेट कर सकता है क्या मतलब कि करते हैं। अब कंपैरिजन पूछा जा रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में बताओ कौन अच्छा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। तो अब यहाँ पे सवाल इसका नहीं है कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है और देने के बाद कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑटोमेटिकली कौन, आंसर क्या होगा, टर्शरी। क्योंकि टर्शरी में क्या है कि 3 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। नाइट्रोजन बेसिक होता जा रहा है, कर देगा अटैक करने के बाद कीटायन बन गया। अब भी उस नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज आया, सबसे पहली बात कि कोई भी चीज़ अपने ऊपर चार्ज लेना पसंद नहीं करती, पर अगर कर ले, भाई ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन तो होगी, चीज़ें रिएक्ट करती हैं, तो रिएक्शन के दौरान उस पर चार्ज आ सकता है और वो आता भी है। आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 एल्काइल ग्रुप कहेंगे हम, है ना, तो हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन देंगे, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन दे के उसके ऊपर प्लस चार्ज कम करते हैं और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। समझ में आया। सेम चीज़ है कि अगर एक बंदा है, उसकी लाइफ में कोई दुख आ गया, तो यहाँ पे 3 दोस्त हैं जो उसको इमोशनली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बंदा जल्दी उस दुख से बाहर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको और थोड़ा कम, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो अमोनिया बेचारा, उसके पास तो सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं इसके बेसिक कैरेक्टर को बोलूं कि बच्चों ऑर्डर बताओ कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कौन सबसे अच्छा बेस, ठीक है, तो आप फटाक से क्या कहोगे, टर्शरी अमीन सबसे अच्छा बेस होता है, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर उसके बाद प्राइमरी अमीन, और अगर चाहो तो सबसे लास्ट में आप अमोनिया को भी रख सकते हो। पर भाई ये याद रखना, ये एलिफेटिक अमीन है, ठीक है, कहीं एरोमेटिक घुसा दो बीच में, या आप चाहो तो अमोनिया हटा भी सकते हो इस ऑर्डर से, अमीन का ऑर्डर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर होता है कि टर्शरी अमीन, एलिफेटिक वाला सबसे अच्छा बेस, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर प्राइमरी अमीन। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो अमीन का ऑर्डर आप पढ़ रहे हो या बेसिक कैरेक्टर जो आप समझ रहे हो, अमीन का फिजिकल स्टेट पढ़ाया था मैंने, क्योंकि फिजिकल स्टेट में अमोनिया गैस भी होता है, लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये बता दो कि ये कौन से फेज के बारे में बात कर रहे हो। ये जो भी डिस्कशन हमने किया या जो ऑर्डर हमने पढ़ा, ये ध्यान रखना, ये गैशियस फेज के लिए हमने पढ़ा है कि जब हमारा अमीन जो है वो कैसा है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, गैस की फॉर्म में आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स जब गैशियस फॉर्म में होते हैं तो बहुत दूर दूर होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई अदर फोर्स तो एग्जिस्ट कर नहीं रही है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, मिनिमम, जितना कम से कम हो सकता है, लीस्ट उतना है। तो वहाँ पे कोई अदर फैक्टर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस नहीं लगा रहा, कोई दूसरा फैक्टर डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो हमने सीधा सीधा इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब एक तरीके से बेस पकड़ा, कॉन्सेप्ट पकड़ा और हमने ऑर्डर को डिस्कस कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर यही ऑर्डर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों मुझे अमीन बताओ, अमीन का बेसिक ऑर्डर किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या वो ऑर्डर यही रहेगा? तो आंसर है नहीं, ये ऑर्डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन आ जाता है ना कि आप अमीन का बेसिक कैरेक्टर डिस्कस करो, तो हमेशा सबसे पहले ये देखो कि कौन सा मीडियम की बात कर रखे हैं, गैशियस मीडियम में पूछ रहे हैं फेज में, या फिर आपसे एक्वस सॉल्यूशन में पूछ रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन में इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन कौन से फैक्टर लग रहे हैं। 3 फैक्टर लग रहे होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर उन तीनों का कंबाइन इफेक्ट लगता है और हम ये देखते हैं कि एल्काइल ग्रुप कैसा है, एल्काइल ग्रुप छोटा है कि एल्काइल ग्रुप बड़ा है। ठीक है, और अगर गैशियस फेज में पूछा जा रहा है तो वो तो बिल्कुल सिंपल सा है, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो गैशियस फेज का ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल इजीली बता सकते हो कि गैशियस फेज में तो टर्शरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर हमारा सेकेंडरी अमीन होता है और फिर हमारा प्राइमरी अमीन होता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका बेसिसिटी ऑर्डर एक्वस सोल्यूशन में।
तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमीन इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में हम लोग उसको पढ़ेंगे। बेसिसिटी ऑर्डर इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो, जब हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ना 3 हमारे इफेक्ट लगते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और बताती हूँ। ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि हम बेसिसिटी ऑर्डर अमीन का पढ़ रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो अब हम रीज़न डिस्कस करेंगे कि भाई ये फैक्टर की वजह से ऐसे होता है, ये फैक्टर की वजह से ऐसे होता है, ये जस्ट एक प्लॉजिबल मैकेनिज्म है कि हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हाइपोथेटिकली कि भाई हाँ, ये मतलब इन फैक्टर्स की वजह से ऐसा होता होगा तो हमारा ये ऑर्डर आता है। बट ये जो ऑर्डर या पढ़ेंगे अब हम लोग, वो एक्चुअल में हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, और बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छा सा टॉपिक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो ना 3 फैक्टर होते हैं जिन पे ये चीज़ डिपेंड करती है, और वो 3 फैक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कौन लगाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है। फिर दूसरा हमारे पास जो इफेक्ट होता है वो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि भीड़ भाड़, वो भी कौन कॉज करेगा? वो भी हमारा कॉज करेगा एल्काइल ग्रुप, मतलब उसी का देखेंगे हम लोग। और तीसरा हमारा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है या नहीं बन रही है। ऑब्वियस सी बात है ना, बेसिसिटी ऑर्डर पढ़ रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं बनेगी, ऐसा कभी हो सकता है? भला नहीं हो सकता। ठीक है, तो वाटर है तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, तो उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट लग रहा होता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो, मैं ना इन तीनों के बारे में डिस्कस करूंगी कि भाई पहले सबसे पहले तो यही डिस्कस कर लेते हैं कि तीनों इफेक्ट होते क्या है, फिर इनका एप्लीकेशन पार्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, कि इलेक्ट्रॉन वो डेंसिटी नाइट्रोजन को दे रहा है। कब दे रहा है? जब उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ये मैंने प्राइमरी अमीन है बनाया है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया H प्लस को, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया H प्लस को, इसने भी दिया। देने के बाद नाइट्रोजन पे हर जगह क्या आ गया? प्लस प्लस। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप हैं और तीनों एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा के नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा कम हो रहा है ना, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? टर्शरी अमीन। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं जो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? सेकेंडरी अमीन। और यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे के प्लस चार्ज कम कर रहा है, तो फिर इसमें लीस्ट बेसिक कौन हुआ? प्राइमरी अमीन। तो ये वाला जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे लिखा है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, स्टेरिक इफेक्ट को अभी के लिए आप होल्ड पे रखो, थोड़ी देर के लिए रोक के रखो। थर्ड है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर हम अमीन पानी के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन अगर आपका फोन के साथ है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ बना सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अवेलेबल है। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका भाई ये सेकेंडरी था, है ना, सॉरी, इसको H कर लो, मैंने इतनी देर से सेकेंडरी को ही टर्शरी लिख रखा था, प्लीज़ इसको आप H कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपका ठीक है। हाँ, तो अब देखो, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास 3 H है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 H है और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो है वो 1 H है। ठीक है, अब देखो, जो ये हमारे अमीन हैं ये वाटर के अंदर पड़े हुए हैं। अलग अलग बीकर में अज्यूम करना, कहीं एक ही में अज्यूम कर लो कि सब डाल दिया, नहीं,
एक बीकर में प्राइमरी अमीन है वाटर के साथ, एक बीकर में सेकेंडरी अमीन है वाटर के साथ, और एक में टर्शरी अमीन है वाटर के साथ। ठीक है, तो अब देखो वाटर जो है, आपको पता है कि वाटर क्या होता है, पोलर। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, है ना। तो ऑक्सीजन क्या करता है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है वाटर में। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा मैं इसको ना आप लिख लो, फिर मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ ये 3 बनाऊंगी और उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाऊंगी, कैटायंस की, अमोनियम कैटायंस की। ठीक है, तो अब देखो जब मैं प्राइमरी वाले की बात करूंगी तो देखो प्राइमरी वाला कैसे है, प्राइमरी वाला ऐसे है कि ये है थोड़ा सा और, नाइट्रोजन है, H है, इधर H है और इधर H है। ठीक है, नाइट्रोजन पे क्या है, प्लस चार्ज। नाइट्रोजन बाय नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अपने ऊपर प्लस चार्ज बियर नहीं कर सकता। तो वो क्या कर रहा है, इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन है इन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन वाले, ये आते हैं और अपने नेगेटिव चार्ज से इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने किसकी बात करी, प्राइमरी अमीन की। अब सेकेंडरी अमीन देखो, सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन के पास 2H हैं। तो अब क्या होगा कि यहां पे ये कितनी बार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा 2 बार। इसी तरीके से आप अज्यूम करिए कौन सा, टर्शरी वाला। टर्शरी थोड़ा नीचे बना दूं। टर्शरी में हमारे पास 3 R ग्रुप होते हैं और एक H है। ठीक है, तो ये कितनी बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, 1 बार। तो अगर आप देखो कि देखो यहाँ पे टर्शरी वाला जो था ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। ठीक है, मतलब यहाँ अल्काइल ग्रुप से तो मिल ही रहे हैं, वो इंडक्टिव इफेक्ट में गया कॉन्सेप्ट। अभी इंडक्टिव इफेक्ट छोड़ो, अब नाइट्रोजन जो है उस पर जो भी प्लस चार्ज है वो 100% तो खत्म नहीं हुआ। तो नाइट्रोजन का तो नेचर क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और प्लस चार्ज थोड़ा बहुत जो भी जनरेट हो रहा है उस पे, उसकी वजह से और ज्यादा खींचेगा। तो इस हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है और उस कमी को पूरा कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो डॉट डॉट मैंने दिखाए हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो किसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी वाटर ने, सबसे ज्यादा कौन, प्राइमरी, फिर कौन, सेकेंडरी, फिर कौन, टर्शरी। तो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है हमारा, सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो रही है, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में और फिर टर्शरी में। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं हम स्टेरिक हिंड्रेंस पे। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़, बल्कीनेस, के ग्रुप कितना बड़ा है। अब यहाँ पे जो मैंने R लिखा है, यहाँ R लिखा है, इधर R लिखा है, इधर R लिखा है, मैंने मेंशन तो किया नहीं कि भाई ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, क्या है। तो जितना बड़ा आपका ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप, जितना बड़ा R ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में दिक्कत पैदा करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा और भगा देगा मॉलिक्यूल को, भाग तो यहाँ से। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं ना। अब वो जितने बड़े बड़े ग्रुप आएंगे, ऑक्सीजन जो है वो छोटा होता है साइज में, हाइड्रोजन भी क्या है, छोटा है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनने देंगे, वो उसको रिपल्शन की वजह से दूर भगा देंगे। तो जितना बड़ा ग्रुप, ठीक है, उतना ही हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम। जितना एल्काइल ग्रुप छोटा, छोटे छोटे एल्काइल ग्रुप आएंगे, ठीक है, जो दिक्कत पैदा नहीं कर रहे, भीड़ भाड़ क्रिएट नहीं कर रहे, मतलब रिपल्शन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड आराम से बनने देंगे। तो यानी कि क्या है कि बल्कीनेस जितना कम, हाइड्रोजन बॉन्ड उतना अच्छा।
बल्कीनेस, बड़े बड़े ग्रुप जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही कम बनेगी। समझ में आया आपको अच्छे से? तो अगर आप देखो स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर देखो तो स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल कौन रहेगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका रहेगा प्राइमरी वाला, फिर आपका रहेगा सेकेंडरी वाला और फिर रहेगा थर्ड टर्शरी वाला, क्योंकि जितने आपके अल्काइल ग्रुप आते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वो क्रिएट करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में उतनी ज़्यादा दिक्कत पैदा होगी। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है। तो अब जब हम ऑर्डर सेट करते हैं ना, जब भी हम इसका ऑर्डर सेट कर रहे हैं बेसिसिटी ऑर्डर इन एक्वस सोल्यूशन, तो ना तो हम अकेला ये इफेक्ट देखते हैं, ना हम अकेला ये इफेक्ट देखते हैं, ना हम अकेला ये इफेक्ट देखते हैं, हम तीनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि तीनों का कंबाइन इफेक्ट जो है वो क्या लग रहा है। अब तीनों का कंबाइन इफेक्ट कैसे चेक किया जाए उसको डिसाइड करने के हमारे पास दो केसेस होते हैं, और वो दो केसेस हमारे पास क्या होते हैं कि हमारा जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप वो पहले बताओ कि कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए केस 1। केस 1 का मतलब ये है कि अगर आपका आर ग्रुप छोटा है, ठीक है, इसको लिखो इफ एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल। अगर आपका एल्काइल ग्रुप छोटा है, छोटा लाइक सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप आपका कौन सा होता है? CH3, लाइक CH3। ठीक है, तो अब देखो जब हम ऐसा अज्यूम करके चलो कि हर जगह क्या है? CH3 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 CH3, हर जगह आर ग्रुप को अज्यूम कर लो कि CH3 है। अब सबसे पहले ये देखो कि अगर मैं CH3 के बेसिस पे देखूं कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, CH3 का कंपैरिजन करो किसी बड़े ग्रुप से। समझ में आया? ठीक है, तो जब हम देखेंगे CH3 के केस में, तो CH3 के केस में इंडक्टिव इफेक्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं तुमसे बोल रही हूँ कि बताओ बच्चों, एक एल्काइल ग्रुप तुम्हारे पास ये है, एक एल्काइल ग्रुप तुम्हारे पास ये है, एक एल्काइल ग्रुप तुम्हारे पास ये है, किसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा आएगा? जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, मतलब जो बड़े बड़े हैं इसमें इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा, फिर इसमें तो बेचारा एक ही है, यहाँ पे 2-2 कार्बन आ गए, यहाँ पे 3-3 कार्बन आ गए और 4 कार्बन टर्शरी ब्यूटाइल है, उसमें और अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो कंपैरेटिवली कंपैरिजन चल रहा है, क्या CH3 अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा? नहीं करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ से आप हटा दो कि इंडक्टिव इफेक्ट तो अभी के लिए हम फिलहाल नहीं देख रहे। अगर मेरा CH3 ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, क्या वो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा? नहीं करेगा। अगर मेरा CH3 ग्रुप है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने देगा? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बनने देगा। तो ठीक है, तो अब देखो अगर हमारे पास ग्रुप छोटा है तो ग्रुप छोटे होने की वजह से यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस तो है नहीं। जब ग्रुप ही छोटा है तो वो क्या भीड़ भाड़ क्रिएट करके क्या रिपल्शन बनाए देगा? कुछ नहीं देगा। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस तो है नहीं, तो ये वाला कॉलम तो आपका हट गया कि स्टेरिक हिंड्रेंस हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब हमारा कंपटीशन चलेगा इंडक्टिव में और हाइड्रोजन में। जो दो इफेक्ट बचे, इंडक्टिव इफेक्ट देखो CH3 कुछ तो लगाता है, भले ही बहुत ज्यादा नहीं लगाता, ठीक है, पर कुछ तो लगाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में और हाइड्रोजन बॉन्ड में कंपटीशन चलेगा कि अच्छा इफेक्ट ये कौन सा लगा रहा है। तो अच्छा इफेक्ट ये कौन सा लगाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ तो है नहीं, तो अच्छी बॉन्डिंग ये क्रिएट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में किसमें सबसे ज्यादा होती है? बताओ। सबसे ज्यादा होती है प्राइमरी में। तो प्राइमरी अमीन जो है वो क्या रहेगा आगे? ठीक है, प्राइमरी अमीन अच्छा बेस होगा, क्योंकि भाई हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू देख रहे हैं। तो जो प्राइमरी अमीन है उसमें 3-3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, और किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेकार हुई? हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेकार हुई टर्शरी अमीन में। तो प्राइमरी और टर्शरी में से आपका जो प्राइमरी अमीन है, अगर CH3 अल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी अमीन आपका सब अच्छा बेस होता है टर्शरी से। वहां पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करती है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ये बात लिख लेना कि इन दिस केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आया? और अगर मैं बात करूं सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में देखो क्या है, यहाँ पे 2 तो आपके इंडक्टिव इफेक्ट लग रहे हैं और 2 बार आपकी क्या बन रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है, तो इसमें इक्वल इक्वल लग रहा है। कंपटीशन हमारा किसका चल रहा है, इसको तो देख ही नहीं रहे, यहाँ पे देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेकेंडरी अमीन में 2 बार ही आपका क्या लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, और 2 बार ही आपका क्या लग रहा है, सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सॉल्वेशन इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये क्या लग रहा है, बराबर का। तो ये क्या रहेगा आपका, ये आपका रहेगा सबसे ज्यादा स्टेबल। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, सेकेंडरी अमीन, फिर उसके बाद प्राइमरी अमीन, और फिर क्या रहेगा, टर्शरी अमीन। देखो, चाहे आप ना एल्काइल ग्रुप छोटा पढ़ो, चाहे आप एल्काइल ग्रुप बड़ा पढ़ो, सेकेंडरी अमीन तो सबसे आगे आता है, क्योंकि उसमें सारे इफेक्ट ना बराबर के लग रहे होते हैं, ना कोई कुछ कम लग रहा होता है, ना कुछ ज़्यादा लग रहा होता है। तो सेकेंडरी अमीन तो हर केस में ज़्यादा ही स्टेबल होता है। यहाँ पे जो हम बेसिकली पढ़ते हैं ना कंपैरिजन, वो प्राइमरी और टर्शरी के बीच में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो केस 2। अब हम केस 2 की बात करते हैं, और केस 2 में आप लिखो, इफ एल्काइल ग्रुप इज लार्ज। ठीक है, अगर आपका एल्काइल ग्रुप बड़ा है, बिग है, CH3 से बड़ा आ गया। अब अगर बड़ा ग्रुप आएगा तो क्या वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, भीड़ भाड़ होगी, ऑब्वियस सी बात है। बड़ा ग्रुप आएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो कोस करेगा। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कोस कर रहा है तो क्या भीड़ भाड़ की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बनेगा। जब भीड़ भाड़ी ज्यादा आ गई तो कैसे बनाने देगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं बनाने देगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट बड़े वाले अल्काइल ग्रुप में खत्म हो जाता है। अब कौन सा इफेक्ट बचा, भीड़ भाड़ होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वैनिश हो गई, मतलब सप्रेस हो गई। तो कौन डोमिनेट करेगा, अब डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा किस में लगता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से अच्छा किस में लगता है, अच्छा लगता है हमारा किस में, टर्शरी में। तो टर्शरी अमीन हमारा ज़्यादा बेसिक होगा प्राइमरी से, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई, बड़े ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने नहीं दे रहे। तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा किसमें होता है, टर्शरी में। 3 एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को प्लस इफेक्ट देके प्लस चार्ज कम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे टर्शरी तो आगे। अब बेकार किसमें होता है इंडक्टिव इफेक्ट, अगर कंपेरिजन देखें तो प्राइमरी में होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप होता है। तो वो एक एल्काइल ग्रुप कितना प्लस चार्ज कम कर लेगा, भाई जितनी उसकी एक तरीके से औकात है उतना ही तो कम करेगा, अपनी औकात से बाहर का तो कम करेगा नहीं। ठीक है, तो वो चला गया पीछे। और फिर उसके बाद हमारा जो सेकेंडरी अमीन है वो तो रहेगा ही आगे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट भी देखो इसमें 2 बार लग रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें कुछ ना कुछ तो लगी रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है इसका ऑर्डर सेट कर सकते हैं। तो आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे आज हम लोगों ने डिस्कस किया अल्कनामाइन वर्सेस अमोनिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अराइल अमीन वर्सेस अमोनिया का बेसिसिटी ऑर्डर जो है वो पढ़ेंगे। उसी के बाद हम आगे जो है एल्काइलेशन, एसाइलेशन वगैरह वो भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।